हेलो दोस्तों, तो आज के हम क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम द सोल्जर जो है आपका जो चैप्टर है जो पोएट्री का, उसी का हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर नंबर 9 है द सोल्जर का हम लोग लाइन बाय लाइन क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ने वाले हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, पोएट डिटेल को देखेंगे, यानी पोएट से संबंधित जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम संपूर्ण हिंदी अर्थ को देखना स्टार्ट करेंगे। आपको किस तरह से बताने वाले हैं, तो आपको हम ऐसा बताएंगे तो आपको भूल नहीं पाएंगे, जिससे आप देख सकते हैं। पिक्चर के साथ बताएंगे। जो इंग्लिश में जो कमज़ोर छात्र होंगे उसके लिए हम हिंदी ला दिए हुए हैं, यानी हिंदी में उसको बताते हुए चलेंगे। तो आपको डर किस बात का, आपको कोई डर नहीं लगने वाली है, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने हुए चलेंगे। तो ये 12th इंग्लिश है, इसका है पोएट्री का है। पोएट्री का चैप्टर नंबर लगभग 7 या 8 होगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप क्या कीजिए कि क्लास को लाइक कर लीजिए, और जो भी अपने दोस्त है क्लास 12th या 11th है उनके पास शेयर कर सकते हैं, शेयर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रहा है। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे है कि सबसे पहले हम पोएट डिटेल को देखते हैं। पोएट डिटेल में आपका है कि जो आपका ये, इस पहले हम चैप्टर का अर्थ को देखना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का मतलब आखिर क्या होता है, इस चैप्टर का जो मतलब आखिर में मीनिंग क्या है। जैसे आपका ये चैप्टर जो है, आपका ये चैप्टर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका द सोल्जर। द सोल्जर इसका चैप्टर का नाम है। जो इसको कौन लिखे है, जिसको आपको लिखे है ये रूपर्ट ब्रूक जी। रूपर्ट ब्रूक जी इसको लिखे हैं। रूपर्ट ब्रूक जी कौन लिखे हैं, इसको लिखा, इस चैप्टर को कौन लिखे हैं, रूपर्ट ब्रूक जी इसके राइटर है। और ये चैप्टर क्या है, तो ये चैप्टर एक क्या है, सोनेट है। एक क्या है, तो ये आपका एक सोनेट है। सोनेट आप जानते होंगे कि सोनेट अब किसी को कहते हैं, तो सोनेट कहते हैं, सोनेट जो आपका जो होता है सोनेट 14 लाइन का जो एक पोएम होता है, जिसमें 14 लाइन को हम 2 भागों में बांट किया जाता है। जिसमें एक होता है 8 लाइन और एक क्या होता है 6 लाइन। जो आपका 8 लाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेव कहते हैं। और जो आपका जो 6 लाइन का होता है उसको हम सिस्टेट कहते हैं, सिस्टेट। यानी कुल आपका ये समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे थे। ये क्या है, तो ये आपका क्या है, ये वार पोएम भी इसको कहते हैं। इसी को जो आपका चैप्टर द सोल्जर, इसको हम वार पोएम का भी नाम से जाते हैं। जो द सोल्जर आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, वार पोएम। वार पोएम का नाम जानते हैं, यानी युद्ध कविता के नाम से। और जो रूपर्ट ब्रूक जी आपका है, रूपर्ट ब्रूक जी इसको हम क्या कहते हैं, वार पोएट के नाम से भी जानते हैं। वार पोएट के नाम से, यानी युद्ध के बारे में, युद्ध कवि के नाम से भी इनको हम जानते हैं। तो चलिए हम इसको पहले पोएट डिटेल को देखना स्टार्ट करते हैं। तो पोएट डिटेल में आपका है सबसे पहला रो, पोएट देखना स्टार्ट करते हैं। पोएट डिटेल में आपका है कि राइटर आपको कौन हो जाते हैं, राइटर हो जाते हैं रूपर्ट ब्रूक जी। और बोर्न यानी इनका जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था वो 3 अगस्त यानी 3 अगस्त 1887 में। जो रग्बी यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यूनाइटेड किंगडम आपको कहते हैं किसका, इंग्लैंड का। इंग्लैंड को क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। यहीं पे क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। अब आप जानते हो कि यूनाइटेड किंगडम तो कहते हैं इंग्लैंड को, लेकिन आप जानते होंगे कि ये यूनाइटेड स्टेट आखिर इसका यूनाइटेड स्टेट किसको कहते हैं, तो इसका कहते हैं अमेरिका को कहते हैं यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं, ये कहते हैं इंग्लैंड को। बोर्न कब हुआ था इनके, यही हमारे रूपर्ट ब्रूक जी। बोर्न हुआ था 3 अगस्त 1887 में, रग्बी यूनाइटेड किंगडम में यानी इंग्लैंड में। और डाइट कब किए थे, ये डाइट किए थे 23 अप्रैल 1915 में, ग्रीस में ये डाइट किए थे। और है कि ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज ए वॉर पोएट, यानी इनको युद्ध कवि के भी नाम से जाना जाता है। वो इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और ये बहुत ही इंस्पायर थे किससे, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो से ये बहुत प्रेरित थे। ये बहुत ही हैंडसम भी, हमारे बहुत ही हैंडसम पोएट में से ये एक है। और जो आपका इसमें बताया जाएगा, जो W.B. Yeats थे, W.B. Yeats जो बहुत ही क्या थे, द फेमस पोएट डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड, यानी W जो ईट्स होते हैं वे इनको, यानी रूपर्ट ब्रूक को क्या कहते हैं, जो सबसे यंगेस्ट यानी हैंडसम पोएट इनको कहते हैं। यानी जो ये W.B. Yeats ये खुद फेमस क्या थे, ये फेमस पोएट थे, लेकिन ये इनको क्या कहते हैं, रूपर्ट ब्रूक जो कहते हैं कि आप जो है ये हम पूरा अथी का क्या है, पूरे इंग्लैंड का आप सबसे हैंडसम क्या है पोएट हैं। और हिज फादर्स
वाज ए हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल, यानी जो इनके फादर जी थे कैसे रग्बी जो स्कूल था वहाँ पे हाउस मास्टर क्या होता है, हाउस मास्टर आपका होता है जो भी हॉस्टल वगैरह होते हैं वहाँ पे जो बच्चों को देख रेख करने के लिए जो रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको ही हम हाउस मास्टर कहता है। तो इनको जो पिताजी थे हाउस मास्टर से रग्बी स्कूल में। तो ये था आपका पोएट डिटेल। यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखना स्टार्ट करते हैं तो जो आपको पूरे समझ में अच्छे से आने वाली है। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखना स्टार्ट करते हैं। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में आपका बोला जा रहा है कि इसमें क्या है, इसमें आपका है कि जैसे कुछ लाइन दिया हुआ है आपको चैप्टर में, किस तरह दिया हुआ है आपको चैप्टर में, इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह का जैसे इतना लाइन दिया हुआ है तो आपको ला देंगे तो आपको बोरिंग लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में। इसलिए हम क्या किए, दो लाइन का हम ला दिए हुए जिसमें आपको हिंदी भी लिख दिए हुए हैं और इससे जो पिक्चर आपको समझाने में ज़रूरी होगा पिक्चर भी ला दिए हुए हैं, तो आपको वो अच्छा से जितना बेस्ट तरीका से हो सके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये सब आपका बुक में दिया हुआ है तो इसका दो लाइन करके आपको समझाएंगे। तो चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका सबसे पहले क्या है, सबसे पहला इसमें बोला जा रहा है कि इसमें कि इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, यानी इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरे बारे में इतना सोचना। यानी जो कवि है, ये कौन कवि बोल रहा है, तो रूपर्ट ब्रूक जी कह रहा है कि इफ़ आई शुड डाई यानी कि अगर मैं यानी यदि मैं मर जाऊं, यानी इफ़ आई शुड डाई यदि मैं मर जाऊं तो थिंक ओनली दिस ऑफ मी, यानी थिंक मैंने सोचना, बस इतना सोचना कि जो क्या है विदेशी जो भूमि का जो कोना है वह हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया। यानी क्या कहते हैं कि इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ दिस मी, यानी यदि मैं मर जाऊँ तो सिर्फ मेरे बारे में यह सोचना कि दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरगन फील्ड, यानी कॉर्नर क्या होता है, जो कॉर्नर मतलब होता है कोना, और फॉरगन फील्ड यानी विदेश की भूमि यानी विदेशी भूमि। तो कहते हैं कि यदि मैं अगर मर जाऊं तो सिर्फ मेरे बारे में यह सोचना कि विदेशी जो धरती का जो कुछ कोना यानी छोटा सा जो कोना था वो हमेशा के लिए क्या था, हो गया इंग्लैंड का हो गया है। इंग्लैंड का जब से आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, जैसे आपको जो देखते हैं आपको जो सैनिक होता है, जो सोल्जर मतलब होता है सैनिक, जो अपने जो इंग्लैंड का जो देश है, इनका देश का नाम क्या है, इंग्लैंड। जब का ये क्या है, इंग्लैंड से ये बाहर जा रहे हैं, इंग्लैंड से छोड़कर ये दूसरे देश लड़ने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पर गया हूँ और वहाँ पर अगर मैं मारा जाता हूँ, अगर मैं वहाँ पर वहीं पर मेरा मृत्यु हो जाती है तो जहाँ पर जिस जगह पर जैसे यहाँ पर उनका दफनाया जाएगा ना, जिस जगह तक मुझे दफनाया जाएगा तो वह जगह जो होगा, वह जगह जो आपका होगा वो हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। हमेशा के लिए वह होगा इंग्लैंड का वो जगह हो जाएगा। तो ये अपना भावना को व्यक्त करें, ऐसा नहीं है कि सही में हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये अपने भावना के तब अपनी देशभक्ति दिखा रहा है कि जहाँ मैं लड़ने गया हूँ, अगर मैं वहाँ पे मर जाता तो मुझे क्या करता है कि वही कहीं भी जो भी शहर या कोई भी देश में दफनाया जाता है तो जहाँ पर जिस जगह पर मुझे दफनाया जाएगा वो हमेशा के लिए क्या होगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। ऐसा वे बोलते हैं कि यदि मैं मर जाऊँ तो बस मेरे बारे में इतना सोचना कि विदेशी कुछ धरती का कुछ कोना जो था वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया। ऐसा तुम सोचना। जो इनसे बोल रहे हैं, जो इंग्लैंड के इनके जो चाहने वाले हैं, जो इनसे प्रेम करने वाले, उनको कह रहा है कि अगर मैं वहीं पर जब मैं लड़ने जा रहा हूँ, जिस सैनिक के रूप में जो लड़ने जा रहा हूँ दुश्मन से, वहाँ पे अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो इतना सोचना कि एक विदेशी भूमि का जो छोटा सा कोना था जो हमेशा के लिए क्या था, इंग्लैंड का हो गया। और अगला पैराग्राफ में बोला जा रहा है आपका कि और देयर शॉल बी इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कंसील्ड अ डस्ट वॉर्म इंग्लैंड बोर शेप्ड मेड अवेयर। यानी इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि देयर शैल बी यानी उस समृद्ध धरती में इन द रिच अर्थ और रिचर डस्ट, यानी उस धरती में एक समृद्ध मिट्टी कण मिल गई है। एक क्या था, उस धरती में क्या था, एक समृद्ध मिट्टी कण मिल गई, यानी कम मिल गई यानी मतलब दफन हो गया। दफनाया जाएगा क्या होगा कि उनका जो शरीर होगा वह उस मिट्टी में मिल जाएगा। वह कण होगा शरीर, वह कण यानी शरीर जिसे इंग्लैंड ने जागरूक बनाया, जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया। ये अपने बारे में कह रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा तो उस समृद्ध जिस जगह पर मुझे दफनाया जाएगा, उस जो शरीर होगा वहाँ पे जो मेरा जो शरीर कण होगा वो क्या उस मिट्टी में मिल जाएगा। और जिसे इंग्लैंड ने, मेरा जो शरीर है जिसको किसने पाला, इंग्लैंड की धरती ने। आप इंग्लैंड की धरती देख रहे हैं, इंग्लैंड की धरती ने क्या जागरूक बनाया, इंग्लैंड की धरती ने से पाला पोसा, आकार दिया, मेरा शरीर का आकार दिया और तथा क्या किया, मुझे बोर किया यानी जन्म दिया। बोर यानी जन्म दिया, यानी कि इस कहते हैं कि जब मेरा मृत्यु हो जाएगा तो जो इंग्लैंड का जो धरती जिसने मुझे जागरूक बनाया, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे आकार दिया, वो क्या करके वह उनका जो छोटा सा जो टुकड़ा होगा वो जिस धरती पर जाने का वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का ही हो जाएगा। इतना आपका देशभक्ति दिखा रहे हैं। और कहते हैं कि गेव वंस हर फ्लावर टू लव, यानी कहते हैं कि कभी अपने फूल दिए
कभी क्या है, जो इंग्लैंड के जो देश है वे कहते हैं कि कभी, जो रिपोर्ट मुझे कह रहा है कि इंग्लैंड देश के लिए कि कभी अपने फूल दिए, अपने रास्ते दिए घूमने के लिए, यानी गेव वंस हर फ्लावर टू लव हर वे टू रोम एडी ऑफ इंग्लैंड, यानी इसमें कहते हैं कि ब्रीदिंग इंग्लिश एयर वेस्ट बाई द रिवर्स ब्लेस्ड बाई सन्स ऑफ होम, यानी इसमें कहते हैं कि कभी अपने फूल दिए, इंग्लैंड की जो इंग्लैंड देश थे, जो इंग्लैंड की धरती में थे, वे कभी अपने फूल दिए क्या करने के लिए, कभी अपने फूल दिए प्रेम करने के लिए, और अपने रास्ते दिए घूमने के लिए। ये अपने इंग्लैंड के बारे में कह रहे हैं कि कभी अपने क्या दिए, फूल दिए, फूल दिए प्रेम करने के लिए। इंग्लैंड की धरती के बारे में कह रहा है कि कभी अपने फूल दिए किसके लिए, प्रेम करने के लिए, और कभी अपने रास्ते दिए चलने के लिए। इंग्लैंड का वह भी शरीर, इंग्लैंड का जो है हमारा जो शरीर है वह इंग्लैंड का है, जिसने इंग्लैंड की हवा सांस के रूप में लिए, जो इंग्लैंड के अपने हवा दिए, अपने एयर दिए किसके लिए, सांस लेने के लिए। नदियों के द्वारा क्या किया, धोया गया, नदियों के द्वारा, तो रिवर्स था उनके द्वारा हमें धोया गया। इंग्लैंड के सूर्य ने हमें क्या किया, आशीर्वाद दिया। जो भी इंग्लैंड के जो सूर्य का उदय होता है वो हमको क्या किए, आशीर्वाद दिए। इंग्लैंड के बारे में ये अपने बता रहे हैं कि ये अपना परिचय दे रहे हैं कि ये कहाँ के, तो ये इंग्लैंड के इसके बारे में अपना बता रहे हैं। और कहते हैं कि, और कह रहा है कि एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल शेड अवे, यानी और सोचो कि यह दिल की सारी बुराई, और यह दिल की जो सारी बुराइयाँ मिट जाएगी। ऐसा आप सोचो कि ये जो दिल है ये सारी बुराई मिट जाएगी। हमारी अनंत सोच दिमाग में कंपन करते रहेगी। हम जब जिस धरती में दफनाया जाएगा, मेरा जो भी सारा जो मेरी चेतना को शून्य हो जाएगा, और दिल की सारी जो बुराइयाँ होगी वह मिट जाएगी, क्योंकि मेरा मृत्यु हो चुका रहेगा। हमारी अनंत सोच होगी, जो लंबा सोच होगा वो कंपन करती रहेगी, एकदम थरथराती रहेगी। और कहते हैं अ पॉज इन द इटर्नल माइंड नो लेस कीप्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, यानी इसमें कहते हैं कि और कभी ख़त्म नहीं होगी, इंग्लैंड के द्वारा दी गई यादें, विचार फिर से याद करेंगे, फिर से हम उसमें क्या करेंगे, आराम से हम सोए रहेंगे, और इंग्लैंड के द्वारा जो भी हमको दिया गया है उसके बारे में हम याद करते रहेंगे। तो ये रूपर्ट ब्रूस देशभक्ति दिखा रहे हैं कि कहते हैं कि और सोचो, कुछ और सोचते हैं कि यह जो दिल के जो सारी बुराई हमारी, जब हमारे उसमें मृत्यु हो जाएगी, तो जो हम मृत्यु हो जाएगी बुराई, जो दिल की जितनी भी बुराइयाँ होगी वह मिट जाएगी। अपने अनंत सोच दिमाग में कंपन करती रहेगी और कभी ख़त्म नहीं होगी, कंपन करते। इंग्लैंड के द्वारा हमें जो यादें हैं वो हमको याद करते रहेंगे, ऐसा बोलते हैं। और देखते हैं, और ये अंतिम पैराग्राफ है कि हर साइट्स एंड साउंड्स, उसके दृश्य और ध्वनियाँ, उसके जो दृश्य होगा, जो उस इंग्लैंड के दृश्य और जो ध्वनियाँ होगी, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड एंड जेंटलेस इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। इंग्लिश हेवन यानी इंग्लिश का जो होता है स्वर्ग, उसको कहते हैं इंग्लिश हेवन। इंग्लैंड का स्वर्ग के बारे में कह रहा है कि उसके दृश्य और जो ध्वनियाँ जो होती है, सपने उसके दिन के समान सुखद होते हैं, और हंसी दोस्तों से सीखी और सौम्यता जो दिलों की शांति एक अंग्रेजी स्वर्ग के नीचे थी। ये कहते हैं कि जो हमने जो हंसी था इंग्लैंड में, जो हमने हंसी सीखा वे अपने क्या, किससे सीखा, अपने दोस्तों से। जो हमने हंसी सीखा वे इंग्लैंड का ही देन है, जो हमने इंग्लिश हेवन में हम जा रहे हैं। ये इसके बात कर रहे हैं कि हर साइट्स एंड साउंड्स, यानी उसके दृश्य और जो ध्वनियाँ, साउंड है ध्वनियाँ और साइड में दृश्य। ड्रीम्स हैप्पी एज अ हर, यानी और सपने उसके दिन के समान हो सुखद थे। जब हम सो कर जो सपने देख रहे थे, यानी मृत्यु हो गए थे और सपने देख रहे थे, जहाँ हमको क्या दफनाया गया था इस जगह पे हम सो गए, और यहाँ पे सपने देख रहे हैं कि हमारे जो उसमें जो हमें सपने में चल रहा है कि उसके जो दृश्य, इंग्लैंड का दृश्य और इंग्लैंड के जो ध्वनियाँ थे, और लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड, और जो हमारी जो हंसी था, हमारी जो हंसी किसने सीखी, हमने दोस्तों से हंसी सीखी थी, उसका भी हम अनुभव कर रहे होंगे। तो यह था आपका पूरा चैप्टर, 10 सोल्जर का चैप्टर आपको अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ गई होगी। तो चलिए, आपको कैसा लगा एक बार छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको मैं एक क्लास जो आपको हमें समझा पाए या नहीं समझा पाए, या कुछ और कमी और ज़्यादा होगा ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।